हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत फिजिक्स से सीखिए। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी यूट्यूब में कंटिन्यू क्लासेस अब आ रही हैं, है ना। और मैं अलग अलग सब्जेक्ट का, ठीक है, हर 2 दिन में मैं कोशिश कर रहा हूँ लगभग, ठीक है, कि 5 से 6 सब्जेक्ट की क्लासेस आपको एक एक क्लास कम से कम मिले। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जो भारत का आधुनिक इतिहास है ना। उसके बारे में 1858 से लेकर 1861 तक का जो प्रशासनिक बदलाव हुआ उसके बारे में देखेंगे। तो इसकी एक पहले वीडियो भी है ना, मैंने यहाँ पे 1773 से लेकर 1857 तक का वहाँ पे, ठीक है, इसका पहले वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। आप उस क्लास को भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आज की क्लास में आप लोगों को देखना है कि हम लोग लास्ट टाइम जब पढ़े थे तो पढ़े थे 1857 तक, है ना। तो 1857 में क्या हुआ था, तो 1857 का जो संग्राम है जिसको द ग्रेट रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। और इस समय कंपनी की शासन की क्या तो विफलता जो है, किसको तो ब्रिटिश सरकार को क्या देखने को मिली। ठीक है, तो इस समय कंपनी की शासन की जो विफलता वो आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो 1857 के संग्राम की, है ना, 1857 के आंदोलन के फलस्वरूप आगे आपको 1861 में जो प्रशासनिक सुधार हुए उसके बारे में देखने को मिलेंगे। 1858 आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस दौरान आपको देखने को मिलता है कि 1858 में क्या तो भारत शासन अधिनियम लाया गया। ठीक है, 1858 में क्या तो भारत शासन अधिनियम लाया गया अगस्त 1818 में। और प्रत्यक्ष रूप से जो ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई, है ना, प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन की क्या तो शुरुआत आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है कि 1857 में जब शासन चल रहा था तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश का शासन नहीं था। किसका शासन था, तो कंपनी शासन करती थी ब्रिटिश सरकार के बिहाफ पर। लेकिन जैसे ही 1857 का महासंग्राम होता है उसके तुरंत बाद ही, ठीक है, ब्रिटिश सरकार करती क्या है, जो कंपनी का शासन है उसको अपने हाथ में ले लेती है। ठीक, और नवंबर 1858 में याद रखना है, महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटिश, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार की प्रमुख थी, उनके द्वारा घोषणा किया जाता है कहाँ, तो इलाहाबाद दरबार में। ठीक है, नवंबर 1858 को ब्रिटिश जो महारानी विक्टोरिया थी उनकी क्या तो घोषणा देखने को मिलती है आपको कहाँ, तो इलाहाबाद दरबार में। और 1859 को पोर्टफोलियो प्रणाली, जिसको क्या तो विभागीय प्रशासन की शुरुआत आपको देखने को मिलती है ना। 1859 में आपको विभागीय प्रशासन की शुरुआत आपको देखने को मिलती है। और इसी के फलस्वरूप 1861 में भारत परिषद अधिनियम आता है जिसको विधायी विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है ना। 1861 में क्या तो भारत परिषद अधिनियम आता है जिसको विधायी विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। इसमें आपसे बोला गया है कि 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको बताने हैं। ए, भारतीय लोगों के लिए सेल्फ रूल का सिस्टम बनाना। बी, ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर करना। सी, गवर्नेंस सिस्टम में लोकल इंडियन रिप्रेजेंटेशन लाना। और डी, भारतीय उपमहाद्वीप की पूरी आजादी देना। तो आपको देखिएगा, ये जो 1858 में जो भी चीजें हुई, ये 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसी के परिणाम स्वरूप आपको देखने को मिलता है ना। और इसका जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन, है ना। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था, ब्रिटिश सरकार के बिहाफ पर शासन करता था। लेकिन 1857 में जो क्रांति हुई उसके फलस्वरूप क्या हुआ, ब्रिटिश शासन ने भारत का शासन पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया। किसने, तो जो वहाँ के क्राउन होते हैं, है ना, उन्होंने। ठीक है, चलिए अब देखे जाए इसके बारे में। तो 1858 में आप लोग देख पाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन किससे, तो ब्रिटिश क्राउन को क्या तो ट्रांसफर किया गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं कर रही थी, बल्कि ब्रिटिश क्राउन क्या है तो शासन कर रहा था। और ब्रिटिश क्राउन चूंकि वो ब्रिटेन में रहते थे, इंग्लैंड में रहते थे, तो इन्होंने शासन करने के लिए एक भारत सचिव, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना, ये इसकी क्या तो नियुक्ति की। और इसमें आपको देखने को मिलता है ब्रिटिश का कैबिनेट मंत्री और साथ ही 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल के सदस्य आपको भारत सचिव के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। हाँ, तो भारत सचिव में शामिल कौन थे, तो ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री, है ना, ब्रिटेन के, और साथ ही 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल। ठीक है, वायसराय, वायसराय के बारे में याद रखिए कि भारत में क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि कौन था, तो वायसराय होता था, है ना। कब, 1861 में। तो भारत में क्राउन का जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है जिसके माध्यम से वो शासन करता था वो कौन होता था, तो वायसराय होता था। जैसे राष्ट्रपति जो है ना, उपराज्यपाल के माध्यम से, है ना, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, शासन करते हैं, वैसे ही इनका भी शासन था।
और लॉर्ड कैनिंग ने एक नाम याद रखना है जो भारत के पहले प्रथम वायसराय थे, है ना। तो प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और ठीक है, तो आपको एक चीज और याद रखनी है ना, इस अधिनियम को भारत के बेहतर सरकार के अधिनियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस अधिनियम को क्या है? तो भारत के बेहतर सरकार के अधिनियम के रूप में जाना जाता है। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको कहा गया है। ठीक है, कब? तो 1858 के अधिनियम को, है ना। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। कितनी चीजें क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। महारानी विक्टोरिया, है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को 1 नवंबर 1858 को किस गवर्नर जनरल द्वारा पढ़ा गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, और याद रखिएगा, इसी को भारत के लोगों के द्वारा क्या तो मैग्ना कार्टा कहा गया, है ना। इसी को भारत के लोगों के द्वारा क्या तो मैग्ना कार्टा गया, किसको? तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को, है ना। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को क्या तो भारत के लोगों के द्वारा, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा गया। ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड कैनिंग और डी लॉर्ड रिपन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, है ना। वो आपका ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग कब? तो 1858 के दौरान, ये जो है उस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए ये देखिए, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग जो है, जब महारानी विक्टोरिया क्या करती है इलाहाबाद दरबार में, है ना, उद्घोषणा करती है, तो उस समय ये क्या होते हैं? आपके गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें उद्घोषणा 1858 के जो प्रमुख बातें हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस समय व्यापगत का सिद्धांत, जिसके डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट को क्या तो समाप्त कर दिया गया। 1858 में क्या तो व्यापगत का सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहते हैं, इसको क्या तो समाप्त कर दिया गया। अब इसके बाद किसी भी राज्य को कोई नहीं हड़पेगा, ऐसा इसमें कहा गया। इसमें तो 1858 की घोषणा में, और किनके द्वारा कहा गया? तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा। ठीक है, धार्मिक मामलों में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप अंग्रेजों के द्वारा नहीं किया जाएगा, नो इंटरफेरेंस, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ना। और रियासतें देसी राजाओं के अधिकार और संधियों का क्या तो सम्मान किया जाएगा, है ना। देसी राजा जो थे उनके जो अधिकार हैं, उनके सम्मान, उनके जो संधि है, उनको क्या तो, ठीक है, सम्मान किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया। सभी सभी योग्य भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के सरकारी पदों पर क्या तो नियुक्त किया जाएगा, है ना। ये यहाँ पर ऐसा उद्घोषणा में आपको बोला गया है। ठीक है, सभी योग्य भारतीय जो है उनको बिना किसी भेदभाव के सरकारी पदों पर समान रूप से, ठीक है, पहुंचने का क्या तो अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक, इतनी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे बोला गया कि 1858 के अधिनियम के तहत जो द्वैत शासन डुअल गवर्नमेंट था, इसको क्या तो समाप्त करने के लिए किन दो संस्थानों को भंग कर दिया गया, ये आपको बताना है। देखिए 1858 के पहले ना द्वैत शासन मतलब दो प्रकार के, ठीक है, संस्था के द्वारा शासन किया जाता था, ये आपसे बोला गया है। तो ए, इसका सही उत्तर है इंपीरियल काउंसिल और प्रांतीय परिषद। वो कौन से दो शासन है जिसको बताने हैं? बी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सी गवर्नर जनरल की परिषद और सुप्रीम कोर्ट, डी सैन्य समिति और राजस्व बोर्ड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ना द्वैत शासन, ये कब चालू किया गया था? तो याद रखिएगा, पिट इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा इसको शुरू किया गया था, है ना। द्वैत शासन को याद रखना है आपको, पिट इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा क्या तो शुरू किया गया था। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो द्वैत शासन के बारे में याद रखिएगा, द्वैत शासन में एक शासन करता था जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते थे, और दूसरा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये दोनों मिलकर क्या करते थे? शासन करते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1858 के पहले कंपनी का शासन और 1858 के बाद जो क्राउन का शासन है, उसके बीच के जो अंतर है और जो इम्पोर्टेंट चीजें उसके बारे में देखते हैं। देखिए 1818 के पहले ना जितने भी अधिनियम आए उन पे द्वैत शासन का काम करता था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। लेकिन 1858 के बाद भारत सचिव जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो जो है क्या करते थे? शासन करते थे। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें जो 1858 के पहले जो सलाहकार संस्था था वो कौन सा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सलाहकार संस्था था। लेकिन 1858 के बाद जो 15 सदस्यीय काउंसिल ऑफ इंडिया बनी, है ना, वो क्या थे? तो सलाहकार संस्था थे। और 1858 के पहले जो प्रमुख कौन था? गवर्नर जनरल, जिसमें कंपनी का शासन होता था, तो वहाँ गवर्नर जनरल होता था। और 1858 के बाद आपको याद रखना है, वायस है, ये क्राउन का क्या तो सीधा प्रतिनिधि होते थे। ठीक है, द्वैत शासन को आप याद रखिएगा,
1784 पीट इंडिया एक्ट से क्या तो द्वैत शासन चला आ रहा था, जिसको 1858 अधिनियम के तहत हमेशा के लिए क्या तो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दिया गया था, ये आपको बताएं। ए 1858 का भारत संशोधन अधिनियम, बी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, और डी 1909 का मार्लियामेंटो सुधार। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1861 का भारत परिषद अधिनियम में ही आपको क्या तो आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने के संबंध में जानकारी मिलती है ना। और अध्यादेश से संबंधित जो प्रावधान है ये आज भी हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 में देखने को मिलते हैं, है ना। अध्यादेश से संबंधित जो अनुच्छेद है ना, वो आज भी हमारे संविधान में अनुच्छेद 123 में देखने को मिलते हैं। ठीक, चलो देखिएगा ये आपका, अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिएगा तो जो कार्यकारी शक्ति होती है ना, उसमें जो वायसराय हुआ 1858 के बाद, उसको 6 महीने की वैधता वाले अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का क्या तो अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम ये आपको इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आपको याद रखिएगा 1858 से आगे आपको क्या देखने को मिलता है कि वायसराय को 6 महीने की वैधता वाला अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार मिला। उसी प्रकार पोर्टफोलियो प्रणाली में आपको क्या देखने को मिला, जो लॉर्ड कैनिंग है ना, उस समय से आपको क्या देखने को मिलेगा, जो गवर्नर जनरल थे है ना, के द्वारा 1859 में शुरू की गई। पोर्टफोलियो प्रणाली किसने शुरू की, तो कैनिंग के द्वारा, कब, 1859। अब परिषद का एक सदस्य या एक या अधिक विभागों का प्रभारी होना, यह विभागीय प्रशासन है। कहने का मतलब जो पोर्टफोलियो प्रणाली में कोई एक ही व्यक्ति जो है ना, एक या अधिक परिषद या विभागों को उसको या तो प्रभार सौंपा जा सकता है। ये कब से चल रहा है, तो 1859 से चल रहा है ना, कैनिंग के समय से ही। और विधायी विकेंद्रीकरण, इसके अंतर्गत जो बम्बई आपकी प्रेसिडेंसी थी और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, दोनों को कानून बनाने की शक्ति को क्या तो वापस कर दी गई है ना, उनको से पहले छीन ली गई थी, उनको क्या तो वापस कर दी गई। और सीमित विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहाँ से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखिएगा पहले क्या था, बम्बई और मद्रास के पास जो कानून बनाने की शक्ति थी उसको क्या तो वो छीन लिया गया था, उसको वापस कर दिया गया। ठीक, ये बस आपको याद रखनी है, इतनी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारतीय सेना के पुनर्गठन के संबंध में विभाजन और राज करो डिवाइड एंड रूल के तहत का मुख्य बदलाव क्या किया गया, ये आपको बताने हैं। ए, तोपखाना पूरी तरीके से भारतीयों को सौंप दिया गया। बी, बंगाल सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1 और 2 तय किया गया। सी, गोरखा सिख और पठानों की सेना में भर्ती पर रोक लगा दी गई। डी, सेना का आकार घटाकर आधा कर दिया गया। तो देखिएगा इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा ना, ये होगा बंगाल सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात जो है कितना किया गया, 1 और 2 के अनुपात में रखा गया। क्योंकि ब्रिटिश अब क्या 1858 में जो विद्रोह हुआ उसके बाद भारतीयों पर क्या तो भरोसा नहीं कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे याद रखना है ना, बंगाल सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1 और अनुपात 2 तय किया गया। 1 और 2 मतलब हर 2 भारतीय सैनिक में एक तो जो है यूरोपीय सैनिक रहेगा। ठीक है, और देखिए बंगाल में कैसा तय किया गया, 1 यूरोपीय सैनिक और 2 भारतीय सैनिक, 1 और 2 ऑपरेशन। जबकि मद्रास और बंबई में 2 यूरोपीय सैनिक और 5 भारतीय सैनिक। ठीक है, 2 और 5 के रेशियो में। तो बंगाल में 1 और 2 के रेशियो में था, और मद्रास और बंबई में याद रखिएगा 2 और 5 के रेशियो में आपको देखने को मिलता है। तोपखाना के बारे में सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे महत्व यूरोपीय सैनिकों के हाथों में रखे गए, है ना। तोपखाना केवल और केवल याद रखिएगा जब अंग्रेज, जब है ना, जब अंग्रेज मतलब ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या करती थी, भारत में शासन करती थी, तो अपने साथ वो कुछ क्या कहते हैं, हथियार रखते थे। क्योंकि उनके सैनिकों में भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिक मतलब उनके भी सैनिक और हमारे भी सैनिक क्या करते थे, है ना, शामिल थे। तो जो तोप खाना वाला जो विभाग था वो केवल एक केवल यूरोपीय सैनिक ही उसमें अपने हाथ में रखते थे, भारतीयों को उसमें क्या तो शामिल नहीं किया जाता था। इतनी चीजें। उसके बाद एक मार्शल रेस करके शब्द है, इसके बारे में याद रखिएगा। एक यूरोपीय थ्योरी है ना, इसके अंतर्गत अवध या बिहार में विद्रोह हुआ में भर्ती कम की गई, पंजाब गोरखा सिख और पठानों की तरह दी गई। ठीक है, तो मार्शल रेस के अंतर्गत एक यूरोपीय थ्योरी के अंतर्गत याद रखिएगा अवध और बिहार क्षेत्र में, ठीक है,
इनके द्वारा क्या किया गया, अंग्रेजों का विरोध किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया गया, जिसके कारण उन इलाकों में भर्ती कम किया गया। जबकि जो पंजाब है, गोरखा है, सिख है और पठानों की किया तो भर्ती को मार्शल रेस में क्या किया गया, तो ठीक है ज्यादा प्राथमिकता दिया गया। ठीक, देखिए और उसी प्रकार देखिए उनके एक है ना उनकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी पॉलिसी के अंतर्गत सेनाओं को विभिन्न जातियों में मिलाकर रखा गया। अलग अलग जातियों को क्या किया गया, जो सेना थे अलग अलग जातियों में उनको एक साथ है ना एक ही टुकड़ी में रखा गया, और क्योंकि फिर तो वे एकजुट ना हो सके, है ना। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 1858 ये एक शासन अधिनियम के बारे में, दूसरा 1861 का परिषद अधिनियम के बारे में। ठीक है, तो 1858 में कंपनी के शासन का क्या होता है, अंत होता है और सीधे शासन क्राउन के हाथ में चला जाता है। ठीक, तो 1858 के पहले तक गवर्नर जनरल था, उसके बाद कौन आ गया, वायसराय आ गया। वायसराय आ गया, पहले वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, इसके पद को भारत में क्या तो समाप्त कर दिया गया, और दोनों को मिलाकर एक पद बनाया गया, भारत सचिव का पद। जो व्यापगत का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, इसको क्या तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। 1861 में आप देख पाते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको, वायसराय को प्रदान की गई। पोर्टफोलियो विधायी प्रणाली को क्या तो मान्यता दिया गया, और बंबई और मद्रास को विधायी शक्तियां उनको वापस कर दी गई। वायसराय परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य गैर सरकारी और भारतीयों को क्या तो प्रवेश की अनुमति दी गई, है ना। तो वायसराय परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य जो गैर सरकारी थे, मतलब सरकारी व्यक्ति नहीं थे, आम लोग थे, और भारतीयों को इसमें क्या तो प्रवेश दिया गया। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास इतना ही। आज हम लोगों ने 1858 और 1861 के आपके अधिनियम के बारे में देखा है। ठीक है, तो आप इन्हीं चीजों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए, है ना। और क्लास को यार थोड़ा सा शेयर वगैरह भी करिए भाई। और देखिए है ना, जैसे कि आप लोगों को किसी को पीडीएफ अगर चाहिए रहेगा, तो क्योंकि पीडीएफ में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्री में मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक, तो मैं कोशिश करूंगी कि बहुत मिनिमम फीस आपके 100 रुपए के आसपास में ही आपको सारा पीडीएफ में, है ना, यूट्यूब में जितना भी हो सारा आपको क्या तो प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो जिनको पीडीएफ मेरे से चाहिए रहेगा, वो क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल में मेरे से जुड़ेंगे। उसके बाद वहां से आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं वहां से आपको अपना कॉन्टेक्ट दूंगा। फिर वहां से आपको पैसे पेड करने के बाद आपको सारे, है ना, जितने भी क्लासेस यूट्यूब में आ रहे हैं, या केवल जैसे कि आपका परिवहन संरक्षण मंडल में जो परिचारक की भर्ती है, केवल आपको उसी विषय का पीडीएफ चाहिए रहेगा, तो मैं आपको वो सारी चीज प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, पढ़ते रहिए।